We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में हाल ही में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनके बाद में डीएनए जांच की लगातार बात उठती आई है। चाहे वो अहमदाबाद के हादसे की बात करें, केदारनाथ की बात करें, या उसके बाद कुछ ऐसे हादसे हुए जहाँ पे डीएनए टेस्ट को लेके बार बार उसका एक नाम सामने आता है, जिक्र सामने आता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि डीएनए टेस्ट को कैसे समझें, ये डीएनए टेस्ट कैसे होता है, एक्सपर्ट इसको कैसे प्रयोगशालाओं में करते हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ में राजस्थान एफएसएल के जो डायरेक्टर हैं राजेश शर्मा जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, डीएनए टेस्ट को लेके लगातार बात कही जा रही है, काफ़ी बार इसका जिक्र हो रहा है कि डीएनए टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में पहचान की जाएगी। कैसे डीएनए टेस्ट को समझें, क्या होता है डीएनए टेस्ट और इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, डीएनए हमारे शरीर की हर सेल के अंदर मौजूद होता है। फॉरेंसिक साइंस ने इसी टेक्निक को क्राइम डिटेक्शन के लिए या इस तरह की डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्राइम सीट्स साइंस जो जहाँ पे क्राइम हुआ है, घटना स्थल जिसको कहते हैं, क्राइम सीन से, ऐसे स्पॉट से या फिर किसी और जगह पे जो भी हमें सामान मिलता है उससे हम लोग डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं, विक्टिम और जो सस्पेक्ट है, दोनों को टैली करने के लिए। जो आपने एग्जांपल बताए, ये सब एक्सीडेंटल साइट्स हैं। एक्सीडेंट के अंदर क्या होता है कि डेड बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, देखकर नहीं पहचान कर सकते कि ये व्यक्ति कौन है, या उसके पास कोई ऐसा सामान नहीं मिलता कि जिससे हम कह सकें कि ये अमुक व्यक्ति है। ऐसे केस में सिर्फ डीएनए ही एक ऐसे हमारे पास में टेक्निक रहती है जो कि 100% ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या ये व्यक्ति जिसका नाम लिया जा रहा है ये है या नहीं है। इसके लिए हम जो डिसीज्ड है, जिसका डेड बॉडी या हमें जो रिमेनिंग मिल रहे हैं, हम उसके पार्ट से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमें जो ज़्यादातर ऐसे केसेस में, जैसे आपने एग्जांपल बताए हैं, जो क्रैश का है, अहमदाबाद का केस है, या अभी जो केदारनाथ पे हुआ है, राजस्थान में भी एक दो केस ऐसे हुए, वहाँ पे बॉडी के रिमेन्स मिलते हैं जले हुए, अनआइडेंटिफाइड होता है, नॉन रिकग्नाइजेबल होती है चीज़ें। ऐसी जगह पे हमें बोन्स मिल जाती हैं, हमें टिश्यूज़ मिलते हैं, या इसके अलावा टीथ मिलते हैं जिसे हम दांत कहते हैं। तो लॉन्ग बोन्स मिल जाए, हमें इस तरह का कोई भी चीज़ मिल जाए, उसमें से हम लोग सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये एक्सट्रैक्शन एक बहुत टीडियस काम होता है क्योंकि जली हुई है, सब चीज़ जल गई है। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसमें करीब करीब हमारे पास 7 से 8 घंटे लगते हैं, और एक्सट्रैक्शन के बाद में उसकी क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है, कितना डीएनए हमारे पास आ चुका है। उस डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब हमें एग्जामिनेशन के लिए उस डीएनए से बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो लैब के अंदर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है साइंटिफिक टेक्निक से, जिसको कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीसीआर, आरटीपीसीआर। इन सब मशीनों के इस्तेमाल से हम लोग उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई कराते हैं। उसके बाद काम शुरू होता है, वो जो हमारे पास मटेरियल आ गया उसका सीक्वेंसिंग करना, जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग से हम लोग उस डीएनए की जो छोटी से छोटी विशेषता है जिससे कि उसकी पहचान हो सकती है, वो उस चीज़ का एक ग्राफ के रूप में हमें मिल जाता है। अब दूसरा स्टेप हमारे पास आता है कि ये ग्राफ हमारे पास विक्टिम का आ चुका है, अब इसका मिलान करना है। मिलान करने के लिए उसके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, फर्स्ट सबसे पहली चीज़ है पेरेंट्स, मदर फादर। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ब्रदर सिस्टर, क्योंकि डीएनए जो होता है इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई की फॉर्म में है, ये हेरिडिटी है और ये ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हम लोग इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हमें ये जो पेरेंटल डीएनए मिल जाता है, अगर जो विक्टिम के जो पेरेंट्स हैं, भाई है या उसकी सिस्टर्स हैं या क्लोज रिलेटिव जो इस ग्रुप में आते हैं, उनके डीएनए से, उनका जो डीएनए हम लोग सैंपल ले लेते हैं, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और उसका प्रोफाइल, जिसको हमने विक्टिम्स का प्रोफाइल सेव किया है, उसका भी प्रोफाइल बनाया जाता है। अब उसके प्रोफाइल पे जो विशेषता है और जो हमने विक्टिम के प्रोफाइल की विशेषता, दोनों को मैच किया जाता है। अगर वो मैच हो जाती है साइंटिफिकली, तो ये कहा जा सकता है ये विक्टिम इन्हीं से संबंधित है और जिस विक्टिम का नाम ले रहे हैं यही है। यही टेक्निक हम लोग कई बार मिसिंग बच्चों के में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर या किसी व्यक्ति में जो डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है उसके पेरेंट्स से आया है, तो वही डीएनए आधा मदर से आया है, आधा फादर से आया है। तो फादर मदर दोनों के डीएनए को लेकर और उससे वो मैचिंग 100% कंप्लीट कर देते हैं। अगर किसी एक का अवेलेबल है तो हमारा हाफ जो डीएनए है वो मैच हो जाता है। अगर हाफ भी मैच हो गया तो भी उसी व्यक्ति का ये संतान है, ये पता चल जाता है। तो सेम इसी टेक्निक से हम लोग जो ऐसी डेड बॉडीज़ एक्सीडेंटल साइट पे है, उनके विक्टिम्स हैं, तो उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं।
सर, जो हादसा हुआ था, अहमदाबाद में हादसा हुआ, बहुत भीभत्स था। कमोवेश ऐसा ही हादसा जयपुर में हुआ था, भाखड़ोटा के अंदर अग्निकांड हुआ था। क्या ऐसा भी होता है कि जो बॉडी पार्ट्स आपने उनका जिक्र किया, उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसके साथ में वो व्यक्ति था, वो इंडल्ज हुआ हो, किसी चीज़ का उसने इस्तेमाल किया हो, जब ये तमाम चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो क्या ऐसे स्पेशल केसेस में कुछ उन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो उसने टच किए हो, जिनका इस्तेमाल किया हो? अगर हमें कोई ऐसा सामान मिल रहा है और ये हमें आइडिया है या ऐसा सस्पेक्ट है कि इसने किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है, अगर कोई ऐसा एक्सीडेंटल साइट है, जलने का नहीं हुआ और वैसे सामान है, तो ऐसे सामान से भी हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर कई बार केसेस में हमारे पास अगर उस स्पॉट पे हमें उसका इस्तेमाल किया हुआ कोई जैसे कॉम्ब मिल गया, कंघा मिल गया, टूथब्रश मिल गया, या उसने जिस गिलास से पानी पिया, चाय पिया, ऐसा कोई चीज़ मिल गई, तो उससे भी हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है उसके ऊपर। अगर कॉम्ब है तो उसमें उसके हेयर्स हमें मिल जाते हैं, अगर कप या गिलास है तो उस पर सलाइवा ट्रांसफ़र हुआ है, और इसी तरह कोई भी ऐसी बिलोंगिंग जिसको उसने टच किया, जिस बिस्तर पे वो सोया है, उसकी चद्दर, उसका तकिया, ये सब चीज़ों पे डीएनए ट्रांसफ़र होता है। जिस टॉवल से उसने अपना नहाने के बाद में बदन उसने अपना अगर साफ़ किया है, पूछा है, तो उस पे भी डीएनए ट्रांसफ़र होता है। सो इन सब चीज़ों को हम लोग कंसिडरेशन में लेकर उससे भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। राजस्थान में एक स्पेशल केस आया जिसमें ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जिसमें ज़िक्र हुआ ननिहाल साइड का, जिसमें ये कहा गया कि मामा से एक रिलेशन था, किडनी का एक रैकेट था, कैसे एक रैकेट चल रहा था राजस्थान में। और आपकी मॉनिटरिंग में राजस्थान एक ऐसा स्टेट बना जिसने इस तरह का इनिशिएटिव लिया जहाँ पे मैटरनल जो डीएनए है वो पहली बार किया गया। ये किस तरीके से किया? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो डीएनए की टेक्निक करते हैं वो XY क्रोमोसोम के बेस पर करते हैं। ये ज़्यादातर पैटर्नल साइड के लिए होता है, क्योंकि XY दोनों क्रोमोसोम है और इससे फादर साइड से कनेक्ट होता है हमेशा। जिस केस की आप बात कर रहे हैं, इस केस के अंदर क्योंकि हम जो डाउटफुल पर्सन थे जिसका रिश्ता निकालना था, वो मैटरनल साइड पे था, मामा बताया गया था। तो अब मामा के लिए हमें मदर साइड के मैटरनल साइड से का एग्जामिनेशन करना था। तो ऐसे केस में हमने एक नई टेक्निक जो डेवलप करी, जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश टेक्निक है फॉरेन कंट्रीज़ में, MDNA कहलाता है। उस MDNA का सक्सेसफुली पहली बार उस केस में इस्तेमाल किया, जिससे कि आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो पर्सन जिसको मामा कह रहा है, मामा मदर का ब्रदर हुआ, तो ये उसका मामा हो सकता है या नहीं हो सकता। और उसमें हमने प्रूव किया कि ये मामा नहीं है, ये फेक उसने बताया था। तो ये रिश्ता इस तरह से बताना, ये फर्स्ट टाइम किया गया, राजस्थान FSL में पहली बार किया गया। और बाकी और बहुत सारी स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें जहाँ तक मेरी जानकारी है उनमें MDNA का अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम लोगों ने सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम किया है। सेंट्रल लेबोरेटरीज़ में एक दो जगह हो सकता है कि हो रहा हो, बट स्टेट लेबोरेटरीज़ में राजस्थान ने पहली बार किया। राजस्थान में एक बड़ा अपराध हुआ, देश भर में वो चर्चा का विषय बना, और उस केस को जब सॉर्ट किया गया, उस केस को जब ओपन किया गया, तो उसमें आपकी टीम की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। भीलवाड़ा का भट्टी कांड था, ये नज़ीर बन गया है और उसको एक थीसिस के तौर पे, केस के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, बाकायदा बताया जा रहा है। ये किस तरह का चैलेंज था आपके? ये जो भट्टी, जिसको नॉर्मली भट्टी कांड कह के बताया गया, भीलवाड़ा के अंदर एक छोटी जगह है कोटड़ी में ये घटना हुई थी। एक 12 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया था रेप के बाद में। ऐसे घटनास्थल, क्योंकि एक हीनियस क्राइम था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी, एजिटेशन से दो कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ से बिलोंग कर रहा था विक्टिम और एक्यूज जो थे। इस केस में क्योंकि विक्टिम की बॉडी टोटली जल गई थी भट्टी के अंदर, रेप को प्रूव करने के लिए हमारे पास विक्टिम का बॉडी पार्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि रेप को प्रूव करने के लिए सीमेन वगैरह उसके बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स पे मिलते हैं, हम उसी से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और वही प्रूव करता है कि रेप हुआ है। बट इस केस के अंदर क्योंकि बॉडी पूरी जल गई थी, ख़त्म हो चुकी थी, इसमें हम लोगों ने हमारे साइंटिस्ट जो थे उसकी टीम ने ये एनालिसिस किया कि क्यों ना हम इस चीज़ में एक्सचेंज वाले प्रिंसिपल, जो कि हमारे फॉरेंसिक साइंस का बेसिस है, उसको रिवर्स साइड में अप्लाई किया कि विक्टिम जब हमारे पास नहीं है तो एक्यूज की बॉडी पर भी विक्टिम का कुछ ना कुछ पार्ट ट्रांसफ़र हुआ होगा। सो हमने इमीडिएटली जो एक्यूज थे उनके प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल करवा के उसका स्वाब लिया गया, उसका सारा वो वॉश करवा के वो हमने अपने कंट्रोल में लिया और उसमें से डीएनए निकाला। और वो डीएनए विक्टिम से, जिसकी की बॉडी जल चुकी है और उसकी बोन से हमने डीएनए ऑलरेडी मिल चुका है हमें, सो हमने उसे मैच किया और ये प्रूव किया कि इस पर्सन की बॉडी पर विक्टिम का लिक्विड या जो उसके लिक्विड जो बॉडी पार्ट्स के जो कांटेक्ट आने की वजह से है वो ट्रांसफ़र होकर मौजूद है।
ये अपने आप में एक्सचेंज प्रिंसिपल हो गया कि जो एक्यूज्ड के प्राइवेट पार्ट्स पे विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स का कुछ ना कुछ पार्ट डीएनए के रूप में मौजूद है उसके लिक्विड फॉर्म के अंदर, और यही एक एग्जांपल बना जिससे हम प्रूव कर सके कि ये रेप हुआ है। अदरवाइज़ ये कांटेक्ट होना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता था। सो ये टेक्निक हमने फर्स्ट टाइम यूज़ की थी राजस्थान में, और इस केस के लिए यही एक कारगर तकनीक थी। इसी के आधार पर कोर्ट के सामने हमने माननीय न्यायालय के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये प्रूव किया कि रेप हुआ था। अदरवाइज़ मर्डर की धारा लगनी थी हत्या की तो, लेकिन क्योंकि एज ग्रुप 12 साल था बच्ची का, तो वो पोक्सो भी साथ में लगना था। सो वो प्रूव इसी वजह से हो गया, हमारी टेक्निक की वजह से। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, अहमदाबाद का जो बड़ा हादसा हुआ या भांकरोटा का बड़ा जो अग्निकांड हुआ, आमतौर पे जो इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें बॉडी पूरी तरीके से जल गई है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, ये कितने बड़े चैलेंज होते हैं? क्योंकि ये भांकरोटा का तो आपने खुद ने उसको पूरा बहुत करीब से देखा था, ये कितने बड़े चैलेंज है वहाँ से इस तरीके के साक्ष्यों को इकट्ठा करना? ऐसी साइट पर जो आपने 2 एग्जांपल बताया, 2 या 3 हमारे पास में है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बॉडी टोटली बर्न हो चुकी होती है, हमारे पास जले हुए टिश्यूज़ मिलते हैं और बोन्स मिलती हैं, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। और जो शरीर के टुकड़े होते हैं कई बार फैल जाते हैं, जल के हट जाते हैं अपनी जगह से, या एक्सीडेंट साइट है तो जैसे अहमदाबाद वाला क्रैश है उसमें हाथ अगर कट के दूर गिर गया लेकिन जल गया, तो ऐसे में वहाँ से तो क्राइम सीन से तो एक साथ कलेक्ट कर लिया जाता है बॉडी पार्ट के रूप में, और ये माना जाता है कि ये एक बॉडी पार्ट एक आदमी का है। अब जबकि होता क्या है कि वो एक ही पर्सन के 2-3 जगह पर फैले हुए पार्ट होते हैं, गिनती में वो बढ़ जाते हैं कि इतने पर्सन्स का हमें बॉडी पार्ट्स मिल गए। अब ये जो चैलेंज होता है, हम जब डीएनए करते हैं तो वो डीएनए एग्जैक्टली वही आता है जो किसी और पर्सन का आ रहा है। ऐसे में हम लोग उसका जो प्रोफाइल हमने जनरेट कर रहे हैं, हम इमीडिएटली ये देख लेते हैं कि यही प्रोफाइल दूसरे पार्ट्स में आ रहा है जो कि किसी और साइड से मिल रहा है, किसी और जगह से मिला है। तो भांकरोटा वाले केस में जैसे एक एग्जांपल अच्छा है हमारे पास में, हमारे पास टोटल 5 डेड बॉडीज़ मान के भेजा गया था। हमने बताया कि ये 4 है, एक पर्सन का 2 जगह से सैंपल कलेक्ट हो गया, क्योंकि देखने से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसी आदमी के 2 पार्ट्स हैं। तो लेकिन डीएनए टेक्निक से हमने बता दिया कि ये एक ही आदमी के 2 पार्ट्स हैं। तो ये एक चैलेंज होता है ऐसे केसेस में कि बॉडी पार्ट्स अलग अलग मिलते हैं और जले हुए हालत में मिलते हैं। उसकी कंडीशन उसमें डीएनए एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल होता है, हीट की वजह से बॉडी पार्ट पूरा जल गया, उसका प्रोसेसिंग बहुत दिक्कत देता है। हिंड्रेंस फैक्टर आते हैं एक प्योर सैंपल और जले हुए सैंपल में। और क्या सर समय में कुछ अंतर लगता है नॉर्मल जो डेथ होती है या अग्निकांड होते हैं उनकी डीएनए जांच सामने आने में? हाँ, समय में अंतर लगता है। एक जैसे मैंने आपको कहा कि अगर प्योर सैंपल है, सब कुछ है, तो उनकी जांच में हम बहुत स्पीडी भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कई बार नहीं मिलता है डीएनए, तो हम रिपीट करते हैं दूसरे किसी, जैसे अगर उसका बॉडी जली हुई मिली है, एक बोन में नहीं मिल रहा, फिर हम दूसरी बोन पे ट्राई करेंगे। जलने की वजह से कई बार ख़राब हो जाता है सैंपल, तो उसमें हमें कई बार रिपीट करना पड़ता है, तो ज़्यादा टीडियस काम होता है जली हुई बॉडी का डीएनए निकालना। तो राजस्थान एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा जिन्होंने बताया कि कैसे डीएनए का जो टेस्ट है वो असल में किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, और बड़ी बात ये है कि किस तरीके जो चैलेंज आते हैं वो टीम को पूरा देखना पड़ता है। क्योंकि बड़ा आसान ये कहना होता है कि डीएनए टेस्ट हो जाएगा, डीएनए टेस्ट के बाद में तमाम चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन इसका एक बड़ा प्रोसेस होता है, टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बारीकी से इसका अध्ययन करना पड़ता है। सहयोगी राजू चौधरी से आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।